नमस्कार आप सभी को। आज हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। एज यू ऑल नो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स: प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इनके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और किस तरह से ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ। ये सबसे पहला सवाल जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के द्वारा पूछा गया और अलग अलग इसके आंसर्स थे अलग अलग सिविलाइजेशंस में। इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर जो मैटर था वो 5 एलिमेंट्स यानी पंच महाभूत से मिलकर बना था। चाइनीज सिविलाइजेशन के अंदर 2 एलिमेंट्स यिन और यांग थे। इनके द्वारा जो है वो पूरा ब्रह्मांड इनसे मिलकर बना हुआ था। और आज मॉडर्न अप्रोच जो है कि मैनी एलिमेंट्स आर देयर, रफली 118 एलिमेंट्स हैज़ बिन डिस्कवर्ड। इनसे जो है वो पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स मिलके बना हुआ है। एटॉमिक थ्योरीज कई सारी दी गई हमारे पास। महर्षि कणाद के द्वारा सबसे पहले दी गई थी परमाणु थ्योरी। ओके, इसके बाद जो फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी थी जो प्रॉपर थी, साथ ही क्लियर थी, वो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। उसके हिसाब से सॉलिड स्फीयर की तरह एटम होता है और ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम एंड दिस एटम्स आर इनडिविजिबल। ओके, दिस एटम्स आर इनडिविजिबल। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। ये हमने सबने थ्योरी पढ़ी हुई है बचपन में, 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया जे थॉमसन जी के द्वारा। उन्होंने सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज की और इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद उन्होंने ये एविडेंस रख दिया दुनिया के सामने कि एटम्स आर डिविजिबल। ऐसा सही नहीं है जो डाल्टन जी ने बोला था कि एटम्स आर नॉन अनडिविजिबल। एटम्स इज डिविजिबल बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज़ अ पार्ट ऑफ एटम। ओके, इलेक्ट्रॉन के बाद कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे प्रोटॉन के बारे में डिस्कवरी हुई। प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, इसके बाद न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज बोला गया, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल की तरह जीरो चार्ज है इस पर। ओके, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। ये हम देख चुके हैं। इसके बाद हम थॉमसन ने इन एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में, अरेंजमेंट के बारे में जानकारी दी। इसमें पॉजिटिव स्फीयर था, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो थे इसके अंदर एम्बेडेड थे। सो ये भी एक्सेप्ट नहीं की गई क्योंकि देर वे बी एन इनहेलेशन ऑफ चार्ज, राइट। द चार्ज विल बी डिस्ट्रॉयड, द एटम विल बी डिस्ट्रॉयड व्हेन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो ये हमने देखा प्लम पुडिंग मॉडल। इसके बाद रदरफोर्ड ने कुछ एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बारे में एक थ्योरी दी थी। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने सबने देखा है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिलता है जिसमें जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो उनमें से मैक्सिमम जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर जा रहे थे यहाँ से। लेकिन कुछ अल्फ़ा पार्टिकल यानी 1 आउट ऑफ 20,000 1 आउट ऑफ 20,000 जो पार्टिकल्स थे वो वापस आ रहे थे, रिबाउंड कर रहे थे 90 डिग्री के एंगल पे। इससे हमें पता चलता है कि देयर इज़ अ डेंस स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी स्मॉल इन साइज इन द सेंटर ऑफ द एटम। इसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये हमने देखा। ये रदरफोर्ड का मॉडल था, ये भी हम देख चुके हैं बचपन में, हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो रदरफोर्ड के मॉडल का जो लिमिटेशंस थे वो कई सारे थे, जिनमें दो हम मुख्य लिमिटेशंस देखेंगे। सो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से इफ़ एन एटम और इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस, इससे कंटिन्यूस इमिशन ऑफ एनर्जी होना चाहिए क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से। सो अगर ऐसा हुआ तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और ऐसा नहीं होता है। और जब इसका टाइम कैलकुलेट किया गया तो 10⁻⁻12 सेकेंड्स के अंदर ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि एटम आर स्टिल एग्जिस्टिंग। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट था यहाँ पर, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा। और हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा का जो एक्सप्लेनेशन है ये तभी हो सकता है जब एनर्जी इज डिस्क्रीट। ओके, सो कंटिन्यूस अगर एनर्जी कंटिन्यूसली अगर ये इलेक्ट्रॉन एटम के आसपास या न्यूक्लियस के आसपास अगर घूम रहा है, उस केस में इलेक्ट्रॉन कैन पजेस एनी टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। ओके, सो हम थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? इफ़ मान लो ये एटम है, इफ़ एन एटम is bombarded with some energy, okay, electrons of the atom will absorb the energy and then re-emit this energy in the form of electromagnetic waves.
और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम एक फोटोग्राफिक प्लेट पे कैच करते हैं और हम इसको ऑब्जर्व करते हैं और इसी को हम लोग स्पेक्ट्रा बोलते हैं, स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ओके, सो दो प्रकार के स्पेक्ट्रा होते हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक इमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्प्शन के पैटर्न को हम देखते हैं और इमिशन में हम इमिशन के पैटर्न को हम लोग देखते हैं, राइट। सो अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी पजेस कर रहा होता तो देयर शुड बी अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जैसे कि लाइट का स्पेक्ट्रा होता है, आपने देखा होगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट हमें देखने को मिलती है। लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रा जब हम देखते हैं हाइड्रोजन का या किसी भी पर्टिकुलर एटम का या पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो हमें यहाँ पर लाइंस देखने को मिलती है। ये एक लाइन है, यानी कोई भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की थी और री इमिट की थी, और उसका ये यहाँ पर साइन हमें दिख रहा है। लेकिन जो मेन चीज़ वो देखने को मिलती है कि यहाँ पर लाइन है, इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर एक लाइन है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जितनी भी वेवलेंथ्स की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो एटम के द्वारा या इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इमिट नहीं की गई, यानी इतनी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वो पजेस नहीं कर सकता है या नहीं करता है। ओनली सर्टेन अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज बाय एन इलेक्ट्रॉन और पजेस बाय एन इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें देखने को मिलता है बोर मॉडल में, क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल इस बात को नहीं समझा पाया। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के हिसाब से सबसे पहली बात, सर्टेन ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी, यानी इलेक्ट्रॉन्स कैन पजेस ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स और सर्टेन पाथ्स अराउंड न्यूक्लियस। और उन्होंने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम है MVR वो इक्वल होगा NH/2π के। सो यहाँ पर एक n टर्म आपको दिख रहा है, राइट। यहाँ पर n जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये n हमें बताता है कि किस शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ये हमें क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन की शेल के अंदर घूम रहा है यहाँ पर। ओके, तो उन्होंने बोला कि कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स या सर्टेन रेडियस पे ही इलेक्ट्रॉन घूम सकता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, और ये जो सर्टेन ऑर्बिट्स है दे आर स्टेशनरी, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा यहीं घूमेगा, इसी एनर्जी को पोजेस करेगा। और ये जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम of that orbit or that electron will be the integral multiple of h/2π, where h the Planck constant, h क्या है यहाँ पर, Planck constant है, राइट। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो बोर है उन्होंने एक नया क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने एक टर्म दिया क्वांटाइज्ड। क्वांटा का मतलब क्या है, डिस्क्रीट, यानी एटम के अराउंड जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट यानी देर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी पजेस नहीं कर सकता। ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के जो एंगुलर मोमेंटम है उसको पजेस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम को पजेस करेगा। इनके बीच में कोई भी एनर्जी पॉसिबल नहीं है या कोई भी एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है वो हाइड्रोजन एटम, बोर मॉडल जो है हाइड्रोजन एटम का, उसके द्वारा हमें मालूम चलता है। ओके, सो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नाम से क्वांटम नंबर यहाँ पर स्थापित हो चुका है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर n=1 से n=2, n=2 से n=3, ठीक है। ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स है हैविंग द डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम, और जब भी कर जाएगा अगली ऑर्बिट में और जब ये वापस आएगा तब एक डिफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज h न्यू। ओके, h इज द प्लैंक कांस्टेंट। ओके, सो देर इज़ अ डिफिनेट एनर्जी पजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो हर एक इलेक्ट्रॉन है हर एक अलग अलग शेल में रहते हैं और उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है NH/2π के। और जब ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन शेल टू अनदर और जब वो लाइट को री इमिट करते हैं तो डेल्टा E दैट इज़ द एनर्जी चेंज विल बी h न्यू। ओके,
सो यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा को अलग अलग वेवलेंथ की जो एनर्जी है वो रिलीज़ की जा रही है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ओके, तो ये डिफिनेट वेवलेंथ की ही एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट है और एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। ये हमें यहाँ पर पता चलता है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के हिसाब से। सो बोर मॉडल के द्वारा लाइन स्पेक्ट्रा को अच्छे से समझा दिया गया, लेकिन एक नई क्वेश्चन या नया क्वेश्चन या नई प्रॉब्लम जो है यहाँ पर अपीयर हुई कि जब यानी अभी जो उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रोमीटर थे, स्पेक्ट्रा निकालने की जो टेक्निक थी, जब वो बेटर स्पेक्ट्रोमीटर आए उसके बाद उन्होंने देखा कि जो लाइंस थी, जैसे यहाँ पे दिख रही है लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर जो लाइंस है ये एक्चुअल में सिंगल नहीं है, ये लाइंस भी डिवाइडेड है मल्टीपल लाइंस के अंदर। इसका मतलब ये जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर n इज टू 1 का और n इज टू 2 का, फॉर एग्जांपल n इज टू 1 to 2 अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो ये वाली जो लाइन अपीयर हो रही है, n इज टू 2 से 3 अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो ये वाली लाइन अपीयर हो रही है, राइट। सो यहाँ तक एक्सप्लेन था, लेकिन जब बेटर स्पेक्ट्रोमीटर की खोज के बाद हमने लाइन स्पेक्ट्रा की फाइन स्ट्रक्चर को देखा। यहाँ पे फाइन स्ट्रक्चर क्या है कि हर एक लाइन जो लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर है वो सब डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लाइंस। इसका मतलब क्या है, ये एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है और ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल भी सब एनर्जी लेवल्स में डिवाइडेड है, सब एनर्जी लेवल्स के अंदर डिवाइडेड है। इसका मतलब हर एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जीज में जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, ये दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। इस फाइन स्ट्रक्चर को कोई भी नहीं समझा पाया उस टाइम पे। बोर मॉडल जो है यहाँ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर फेल हो गया, वो इन्हें नहीं समझा पाया किस तरह से जो एनर्जी है वो सब एनर्जी लेवल्स के अंदर डिवाइड होती है एटम के अंदर। ओके, अभी तक हमने देखा कि ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास कुछ शेल्स हैं, डिफिनिट शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं और हर एक शेल के द्वारा एक पर्टिकुलर एम वी आर इज टू एन एच बाई 2 पाई एंगुलर मोमेंटम को पजेस किया जाता है और एक डिफिनेट डिस्क्रीट एनर्जी को पजेस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि इस शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन कई सारी सब एनर्जी लेवल्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, इसको हम देखेंगे। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो समरफील्ड एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम समझते हैं। समरफील्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उनके रिजल्ट्स निकालने के बाद उन्होंने इस तरह की कुछ थ्योरी दी थी। एक एग्जांपल लेके यहाँ पर हम समझते हैं कि n इज 4 अगर कोई शेल है, राइट, n इज 4 शेल के लिए भी कई सारे सब एनर्जी लेवल्स या सब शेल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। आज की डेट में हम उनको बोलते हैं जैसे एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल। ओके, ये इस एफ सब शेल, इस तरह की सब शेल्स हमें देखने को मिलती है, राइट। तो उस टाइम पे यहाँ पर बोल दिया गया समरफील्ड के द्वारा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर तो रिवॉल्व करते हैं, साथ साथ वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर भी रिवॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो एक एन इज टू समथिंग शेल नंबर है, उसके अंदर या उसके अराउंड भी कई सारे सब शेल हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन कई सारी इलेक्ट्रिकल मोशंस शो कर सकता है। बेस्ट पॉसिबल जो मोशन है वो इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर होगी, लेकिन यहाँ पर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, राइट। सो डिफरेंट ऑर्बिट शेप्स हैव डिफरेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये सारी n इज इक्वल टू 4 के अंदर ही आती है, राइट। ये इस तरह की n इज इक्वल टू 4 के अंदर ही सारी सब सेल्स हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल मोशन के अंदर भी रिवॉल्व कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर सब शेल्स पाई जाती है। एक शेल के अंदर कई सारी सब शेल्स पाई जाती है। आप समझ रहे होंगे शायद मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन इलिप्टिकल मोशन एज वेल एज सर्कुलर ऑर्बिट्स, और जो बेस्ट पॉसिबल केस है वो सर्कुलर ऑर्बिट का है, राइट। इसके बाद ऑर्बिटल शेप्स जो हमारे पास अलग अलग दिख रही है, ये इलेक्ट्रिकल शेप्स है, इनकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी अलग अलग है, राइट। ओके, सो दिस डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम करेस्पॉन्ड टू स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। और मैंने क्या बोला था कि जैसे अलग अलग एंगुलर मोमेंटम अगर हमारे पास है, एंगुलर मोमेंटम अगर चेंज कर रहा है तो उसके एसोसिएटेड एनर्जी भी चेंज होती है, राइट। सो यहाँ पर एक शेल के अंदर कई सारी सब शेल्स हैं हमें देखने को मिल रही है,
तो हर एक सबशेल की जो एनर्जी है वो स्लाइटली डिफरेंट होगी। अगर एवरेज देखा जाए तो ये लगभग एक ही एनर्जी के अराउंड एक ही एनर्जी को पोजेस कर रहे हैं सारे सबशेल्स, लेकिन इनकी अपने आप में कुछ छोटी अलग अलग एनर्जी के डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, सो ये समरफील्ड के द्वारा फर्स्ट आइडिया दिया गया इसको समझाने के लिए। ठीक है, और समरफील्ड ने ये बोला कि हर एक शेल के अंदर कई सारी सब शेल्स हमें देखने को मिलती है। जैसे n इज इक्वस टू 1 के अंदर एक सब शेल हमें देखने को मिलती है, n इज इक्वस टू 2 के अंदर हमें 2 सब शेल देखने को मिलती है। ओके, n इज इक्वस टू 3 के अंदर हमें यहाँ पर 3 सब शेल देखने को मिलती है। राइट, ओके, सो L की वैल्यू 0, 1, 2 से लगा के n-1 तक हो सकती है। ठीक है, टू डिस्टिंग्विश दिस डिफरेंट ऑर्बिट शेप्स ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू क्वांटम नंबर। अब अलग अलग ऑर्बिटल शेप को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक नया क्वांटम नंबर ईजाद किया जिसका नाम था एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, सो ये हमें सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सब शेल्स के बारे में, सब एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें ये जानकारी देता है। ओके, सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब ये ऑर्बिटल ये ऑर्बिट था, राइट, n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट है, उसके अंदर जो भी सब शेल्स है उनको हम लोग ऑर्बिटल बोल सकते हैं। तो हर एक ऑर्बिटल का जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो हम देखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 एल प्लस 1, राइट, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, इसकी खोज कैसे हुई थी, किस तरह से डेवलप हुआ, वो हम देख सकते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रा का जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर है, कि एक जो लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर जो लाइन थी वो कई सारी लाइंस के अंदर डिवाइड हो रही थी। कई सारी लाइंस के अंदर जब इसको हम बैटर स्पेक्ट्रोमीटर के साथ देख रहे थे तो कई सारी लाइन हमें को देखने को मिल रही थी, और ये जो लाइंस थी ये सब एनर्जी लेवल थे, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 मान लो ये यहाँ पर है। तो इसकी जो सब एनर्जी लेवल्स है वो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलती है। ये 3 इलिप्टिकल शेप्स हमें देखने को मिलती है, राइट। और यहाँ पर एल इज इक्वल टू अगर 0 है फॉर एग्जाम्पल किसी सब शेल के अंदर, सॉरी किसी भी शेल के अंदर अगर एल इज इक्वल टू 0 वाली सब शेल हम देख रहे हैं तो वो सर्कुलर होगी। जैसे यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि n-1 की वैल्यू के साथ ये एजीमुथल क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करता है। जैसे n इज इक्वल टू अगर 1 है तो सब जो इसका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा वो 1-1 इज इक्वल टू 0, एक ही पॉसिबल सबशेल यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं n इज इक्वल टू 1 के अंदर एक ही सबशेल हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि l इज इक्वल टू 0 है इसलिए ये यहाँ पर सर्कुलर है कम्प्लीटली। अब n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के अंदर हम देखेंगे 2-1, यानी इसके अंदर 0 और 1, राइट, इस तरह से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2-1 1 एक ही सबशेल, नहीं ऐसा नहीं है, 0 भी पॉसिबल है और 1 भी पॉसिबल है, राइट। तो n-1 मतलब कि अगर n-1 कोई वैल्यू आ रही है, मान लो 3 आ रही है, तो यहाँ पर 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, राइट, और 3 भी पॉसिबल है। इस तरह से हम देखेंगे, राइट। ओके, सो n इज इक्वल टू 2 के लिए हम देख रहे थे यहाँ पर, एक तो l इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है जो कि सर्कुलर है, और एक l इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है जो कि इस तरह से इलिप्टिकल हमको देखने को मिलती है। और जिस तरह से जैसे जैसे l की वैल्यू बढ़ती जाएगी द ऑर्बिटल शेप इज बिकमिंग मोर इलिप्टिकल एंड मोर इलिप्टिकल, राइट। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एडवांस बनती जाएगी। ओके, सो 0 की शेप क्या रहेगी, सर्कुलर रहेगी। ठीक है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो इस तरह से इवॉल्व हुआ था हाइपरफाइन स्ट्रक्चर को समझाते हुए समरफील्ड के एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की शेप क्या है। ओके, सो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या जानकारी देता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देता है, ये मैंने बताया यहाँ पर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मतलब ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्या है, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, राइट, कि उस ऑर्बिटल पर्टिकुलर ऑर्बिटल का जो एंगुलर मोमेंटम वो क्या है। इसके बाद सबशेल डिजिग्नेशन, ठीक है, जैसे एस सबशेल के लिए जो एल की वैल्यू है वो 0 होगी, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होगी, डी के लिए 2 होगी, एफ के लिए 3 होगी। इस तरह से वैल्यू वेरी करती है। ओके, सो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है ये हमने देख लिया। सो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम था स्टर्न गरलैच एक्सपेरिमेंट। ओके, व्हाट एवर द प्रोनाउंसिएशन अब देख लीजिएगा। तो स्टर्न गरलैच एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था कि एक सिंपली मैं बता देता हूँ आपको कि एक साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट यानी 2 मैग्नेट्स के बीच में से सिल्वर एटम्स को गुजारा गया। ओके, सिल्वर एटम्स को जब हम गुजारते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको डिफ्लेक्टेड एटम्स दिखेंगे, राइट।
ये यहाँ पर डिफ्लेक्टेड एटम से पेचेस ऑफ द एटम से ग्रुप ऑफ एटम के पेचेस यहाँ पर बने हुए हैं और जो एटम है वो दो तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर आप अभी शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये एक मैग्नेट है। जब हम मैग्नेट के आसपास किसी भी कंपास को अगर रोटेट करते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने इस कंपास को यहाँ रोटेट किया, तो इस रास्ते के दौरान ये कंपास की जो निडल है वो कंटिन्यूसली घूमती है। यानी यहाँ पे भी कुछ इंटरवेंशन हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, मतलब हर एक प्लेस पे हमें निडल के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। सो मैग्नेट का जो असर है वो सारे स्पेस में निडल के ऊपर होता है, ओके, कंटिन्यूसली। अच्छा, ये तो ऑब्वियस बात है, आप बोल रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब कि इफ एन एटम इज पास थ्रू द मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर एंगल पे ही हो रहा है, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह हम इसको देखते हैं, है ना। जैसे ये चार्ज है, ये घूम रहा है, तो ये एक मैग्नेट का निर्माण कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो जिस तरह से ये निडल डिफ्लेक्ट कर रही है सारी जगहों पे एक जैसी, इसको भी सारी जगहों पे एक जैसा डिफ्लेक्ट करना चाहिए था और एवरेज डिफ्लेक्ट करना चाहिए था। लेकिन हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब हम इलेक्ट्रॉन को या एटम को मैग्नेटिक फील्ड से हम गुजारते हैं, तो उस कुछ खास एक्सिस के अराउंड ही ये लोग क्या करते हैं कि डिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। ये खास एक्सिस कौन से, एक्स, वाई और जेड, ओके। ये तीन एक्सिस है, इन तीन एक्सिस के अलोंग जो है वो डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का असर हमें देखने को मिलता है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक्स पे है, वाई पे है, जेड पे है, क्या इन दोनों के बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डिफ्लेक्शन हमें नहीं देखने को मिल सकता है क्या? ठीक है, जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा था। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को मिले, यहाँ पर ना मिले, फिर यहाँ पर मिले, फिर यहाँ पर ना मिले। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर स्पेस क्वांटाइजेशन, स्पेस क्वांटाइजेशन है। किस चीज़ का स्पेस क्वांटाइजेशन है? मैग्नेटिक मोमेंट का। यानी इस स्पेस में सब जगह पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमें उसकी कुछ वैल्यू देखने को मिलती है, बाकी जगह नहीं देखने को मिलती है। इसका मतलब यहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो ज़ीरो वैल्यू है, लेकिन ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो इलेक्ट्रॉन जब गुजरता है मैग्नेटिक फील्ड से, तो सर्टेन स्पेस में ही या सर्टेन एक्सिस के अलोंग ही हमें मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, ओके। सो ये जो चीज़ है, इसके द्वारा जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया। मतलब ये अभी तक एक्सप्लेन नहीं की गई थी, यानी एन और एल के द्वारा इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि क्वांटाइजेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। किसका? स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का स्पेस क्वांटाइजेशन देखने को मिल रहा है। कहीं स्पेस में ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जैसे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। इन बिटवीन जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, ओके। सो इसको एक्सप्लेन किया गया मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर से, यानी मैग्नेटिक मोमेंट भी क्वांटाइज्ड है। यानी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का जो असर है इलेक्ट्रॉन पे, वो भी क्वांटाइज्ड है स्पेस के अंदर, स्पेस के अंदर क्वांटाइज्ड है। एनर्जी तो क्वांटाइज थी ही थी, अभी हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट भी क्वांटाइजेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। क्वांटाइजेशन मतलब कि डिस्क्रीट वैल्यू होती है, कंटिन्यूस वैल्यू नहीं होती है, ओके। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है दे एक्सपेक्टेड द एटम्स टू स्प्रेड कंटिन्यूसली। उन्होंने क्या बोला था कि एटम्स इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर कंटिन्यूसली स्प्रेड होंगे, ये इस तरह से स्प्रेड होंगे, क्योंकि सभी वैल्यूज़ पे डिफ्लेक्ट कर सकते हैं वो तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ डिस्क्रीट ही मिला। जैसे यहाँ पर कोई एटम नहीं पाया गया, राइट, इन दो स्पॉट पे ही जो है वो एटम्स पाए गए। इससे क्या पता चलता है कि देयर इज अ स्पेस क्वांटाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक मोमेंट,
Okay. Instead, beam split into discrete spots, showing that only certain orientations are allowed. ओके इलेक्ट्रॉन्स के या ऑर्बिटल्स के सर्टेन ओरिएंटेशन से अलाउड है, उनके मैग्नेटिक मोमेंट के सर्टेन वैल्यूज ही पॉसिबल है। जो ये जो फिनोमेनन था इसको स्पेस क्वांटाइजेशन बोला गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैज़ बीन प्रपोज्ड, और क्योंकि क्वांटाइज मामला है, ओके सो कुछ डिस्क्रीट वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3 इस तरह से। तो हमें एक नया नंबर निकालना था और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML बोलते हैं। ओके सो ML की कुछ डिस्क्रीट वैल्यू पे ही मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। The orientation of electron orbital contributes to the magnetic behavior of atoms in compounds. और इनका जो ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स का मैग्नेटिक बिहेवियर को समझाता है, राइट। सो यहाँ पर हमने ये देखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके तो हम लोग अभी मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। सो यहाँ पर एक पॉइंट लिखते हैं कि ML की वैल्यूज़ क्या होगी। ओके ML वैल्यूज़ क्या होगी, तो ML वैल्यूज़ जो है वो सबसे पहले L पर डिपेंड करती है। ओके L क्या था हमारे पास, L था एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसके ऊपर हमारे पास L की वैल्यू डिपेंड करती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर L है तो ML वैल्यूज़ जो है वो वेरी करेगी -L से +L की तरफ। एग्जाम्पल के लिए L वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो जो पॉसिबल ML वैल्यूज़ होगी वो -1 होगी, 0 होगी और +1 होगी। ओके और टोटल अगर ML वैल्यूज़ निकालनी है, टोटल ML वैल्यूज़ के बारे में अगर बात की जाए, ML वैल्यूज़ के बारे में, ठीक है, टोटल ML वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है 2L + 1, ठीक है। यहाँ से भी हम देखेंगे कि अगर L की वैल्यू 1 हम इसमें रख देते हैं तो क्या बनता है 2 × 1 + 1 = 3, जैसा कि ये निकला। तो तीन जो वैल्यू है हमारे पास ML वैल्यूज़ वो -1 0 और +1 है और टोटल वैल्यूज़ 3 है, ठीक है। अगर हम L वैल्यूज़ के बारे में लिखते हैं तो L की 0 की अगर L की वैल्यू 0 है तो इसकी जो टोटल ML वैल्यूज़ है वो कितनी हो जाएगी, टोटल ML वैल्यूज़ 1 हो जाएगी। ओके अगर L की वैल्यू 1 है तो टोटल MS वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल MS वैल्यू 3 हो जाएगी। L की वैल्यू अगर 2 है तो टोटल ML वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसके बाद अगर L की वैल्यू 3 है तो टोटल ML वैल्यू हमारे पास 7 हो जाएगी, राइट। ओके सो यहाँ पर हमने देखा था पहले कि S ऑर्बिटल जो है, S सबशेल वो L = 0 को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये P के बारे में है, ये D के बारे में है और ये F के बारे में है, ठीक है। सो अगर हम देखें यहाँ पर कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेकेंड, सो एस की जो टोटल ML वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 ऑर्बिटल्स हैं। ओके अगर P के बारे में बात की जाए तो इसकी जो टोटल ML वैल्यूज़ है वो 3 है और ये टोटल इसकी जो ऑर्बिटल की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल है। L वैल्यू अगर 2 है तो सबशेल क्या हो जाएगी, D हो जाएगी और D की जो टोटल ML वैल्यूज़ है वो 5 है। इसका मतलब कि इसमें 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5 हम इस तरह से बनाते हैं, राइट। अगर F है तो F की टोटल ML वैल्यू हो जाएगी 7 और अगर हम ड्रॉ करेंगे इसके ऑर्बिटल्स के बारे में तो 1 2 3 4 5 6, ओके 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 हो जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, राइट। ओके सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है टोटल ML वैल्यूज़ के बारे में, यानी अगर मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में हमें बताता है और कितने ऑर्बिटल्स है पर सबशेल में, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। ओके सो फॉर एग्जांपल ये बॉल है, ये रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, सो इसका कुछ स्पिन होगा, ये स्पिन कर रही है। इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है और इसका कुछ स्पिन है, इस तरह से हम लोग इमेजिन करते हैं। पर इस तरह से हमें इमेजिन नहीं करना है क्योंकि स्पिन एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जिस तरह से हम क्लासिकल फिजिक्स में या क्लासिकल आमतौर पे हम देखते हैं, ठीक है, उस तरह से ये नहीं होता है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। दे आर एक्सप्लेन बाय द वेव फंक्शन साई, ओके
सो हम लोग डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लाइक रोटेटिंग बॉल्स। ओके, यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्चुअली स्पिनिंग लाइक टीनी टाइनी बॉल्स, या छोटी छोटी बॉल की तरह स्पिन नहीं करता है, बल्कि जैसे कि चार्ज होता है, चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, मास एक प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि स्पिन एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन की। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि कोई भी क्लासिकल एनालॉजीज़ की अभी पॉसिबल नहीं है, या हमने नहीं देखी है अभी तक, जिस स्पिन की क्लासिकल एनालॉजी को हमें बताता हो या समझाता हो। ठीक है, तो स्पिन को हम यही मान सकते हैं कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। स्पिन एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बिल्ट इन क्वांटम प्रॉपर्टी है, ये क्वांटम प्रॉपर्टी, राइट। इसकी क्लासिकल हमें एनालॉजी देखने को नहीं मिलती, इसलिए हम इसको इमेजिन नहीं कर पाते हैं। लेकिन समथिंग इज़ देयर, सम प्रॉपर्टीज देयर इन द इलेक्ट्रॉन। ओके, सब इसको इमेजिन हमें करना है। ठीक, एवरी इलेक्ट्रॉन पजेज एन इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम कॉल्ड स्पिन। इसका इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है और इसको हम लोग स्पिन बोल रहे हैं। एक प्रॉपर्टी है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, इसको हम स्पिन बोल रहे हैं। देखिए, ठीक है, और हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दो स्पिन स्टेट में रह सकता है, एक तो +1/2 और एक -1/2। कि जो स्पिन क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, राइट। सो हम जब देखते हैं कि ठीक है, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि किसी भी एटम के अंदर जो एक पर्टिकुलर सब शेल है, राइट, ये शेल है, इसके अंदर भी हमने सब शेल्स देखी। एक पर्टिकुलर सब शेल के अंदर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है, यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये इस तरह से हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से होता है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से होता है, हमने ये देखा है, राइट। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है, दो दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। और क्योंकि एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने सुना होगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसके हिसाब से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से 4 के 4 क्वांटम नंबर सारों के सेम नहीं हो सकते। यानी किसी भी फर्मियोन की क्वांटम स्टेट एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती। क्वांटम स्टेट सेम नहीं हो सकती। यानी जब ये दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं तो इनमें कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए। अगर कोई अंतर नहीं होगा तो एक्चुअल में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही होंगे, तो एक ही तो नहीं है ना, दो पार्टिकल है। इसका मतलब देयर शुड बी अ डिफरेंस, इट शुड बी एन इंट्रिंसिक डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल। सो उस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हमने स्पिन बोल दिया। यानी एक ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है इनका स्पिन अलग अलग है, यानी एक प्रॉपर्टी है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसको स्पिन बोल दिया गया। वो अलग अलग है, एक की +1/2 है, एक की -1/2 है। सो अभी के लिए हम इतना ही समझना काफ़ी हमारे लिए, राइट। सो 4 क्वांटम नंबर को हमने देख लिया है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, जिनका कैलकुलेशन में हमने देख लिया, राइट। ओके, सो इसी के साथ धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।